वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 12th के अकाउंटेंसी का ये सैम्पल पेपर है जो कि 2018-19 का है। ये मुझे थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा तो इसीलिए मैं इसको सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए। तो अगर आपको आता है तो आप वीडियो छोड़ सकते हो, लेकिन इस पूरे सैम्पल पेपर को देखने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। 80 मार्क्स का ये सैम्पल पेपर है। तो ये हमारा पार्ट ए है। तो इसके अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर्स का टेस्ट देना होता है। एक होता है अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फिर एक पार्टनरशिप फर्म और एक कंपनी। तो इतने की आपको इसके अंदर टेस्ट देना होता है। तो इसमें 2 बुक आती हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के समझाऊंगा। तो लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू ₹60,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू थी 60,000, मतलब 1,60,000। सोल्ड फॉर ₹3,00,000। हमने इसको 3,00,000 में बेच दिया है। तो 1,60,000 की लैंड एंड बिल्डिंग थी बुक वैल्यू में, और हमने उसको 3,00,000 में बेच दिया है थ्रू ए ब्रोकर। एक ब्रोकर माने दलाल के, ब्रोकर मतलब कमीशन खाने वाले दलाल। तो उसकी मदद से हमने बिचौलिए की मदद से बेच दिया है। हु चार्ज 2% कमीशन ऑन डील, उसने इस डील में 2% कमीशन लिया है, ठीक है। जनरलाइज द ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो जो फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है तो डिसोल्यूशन होते समय तो जो जर्नल एंट्री होनी चाहिए इसको बेचने की, तो वो आपको करना है, ठीक है। तो 2% आपको कमीशन भी देना है, ठीक है। तो 2% कमीशन देने के बाद जो आपके पास बचेगा आप उसको अपने बुक में लिखोगे, ठीक है। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी वो करना है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री ये बनेगी, नंबर 1 जर्नल एंट्री ये बनेगी कि आपने मतलब लैंड एंड बिल्डिंग सेल करी है ब्रोकर की मदद से। तो ब्रोकर क्या कर रहा है, 2% आपसे मतलब कमीशन काट रहा है। तो 3,00,000 का सेल हुआ है, 1,60,000 का था, उससे मतलब नहीं है, डिसोल्यूशन कर रहे हैं। तो 3,00,000 का था, 2% हम कमीशन दे देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 6,000 रुपये कमीशन। तो 3,00,000 रुपये में से अगर आप 6,000 रुपये कमीशन दे देते हैं तो आपने 2,94,000 का, यानी ये लैंड एंड बिल्डिंग सेल की है। तो इसकी आपको जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री के लिए आपको एक डेट का कॉलम बनाना है, फिर एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाते हैं, फिर हम लेजर फोलियो का, और फिर डेबिट और फिर क्रेडिट, रुपीज़ भी लिख देते हैं। तो ऐसे पूरा फॉर्मेट आपको बनाना है। तो उम्मीद है कि आप ये सब जानते हो। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी अगर हम इसको मतलब सेल कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग को। तो डिसोल्यूशन के समय जो भी चीज़ें हम सेल करते हैं उसको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं। तो हमारे पास बेचने से पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो 2,94,000 रुपये में आपने सेल कर दिया है, ठीक है। तो अब आपके नरेशन हो जाएगा बीइंग, लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड थ्रू ब्रोकर, हमने ब्रोकर की मदद से बेच दिया है, और पेड किया है, पेड किया है 2% ऑफ ब्रोकर मतलब कमीशन। तो हमने कमीशन दिया है ब्रोकर को 2%, बस। तो इतना लिख देंगे और इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका जनरल एंट्री हो गया। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई इज इट नेसेसरी, मतलब कहता है कि वाई इट नेसेसरी टू रिवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए फर्म इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो पर्सन है कि जब हम किसी पार्टनर का एडमिशन करते हैं तो हम अपने एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू क्यों करते हैं, और ऐसा करना ज़रूरी क्यों होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इट इज़ नेसेसरी टू रिवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए फर्म
in case of admission of partners so that the incoming partner is neither put to an advantage nor to disadvantage due to change in the market value of assets and liability। तो इसका पूरी मीनिंग ये हुआ कि हम जो भी पार्टनर एडमिशन लेता है तो हम असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यू करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि जो इनकमिंग पार्टनर है उससे ना तो कोई फ़ायदा हो ना तो कोई नुकसान हो, हमारे असेट्स और लायबिलिटी की मार्केट वैल्यू चेंज होने पे उसे कोई नुकसान ना हो। तो इसके लिए हम एडमिशन के समय रिवैल्यू करते हैं असेट्स और लायबिलिटी का। ठीक है, तो और में भी एक क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू रीजन। तो पर्सन है कि आपको कोई दो कारण मतलब बताना है फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं किसी भी पार्टनर के एडमिशन होने पर, उसके दो आपको कारण बताने हैं। तो उत्तर हो जाएगा कि टू रीजन फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स आर। फर्स्ट, तो पहला कारण होता है टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ताकि हम एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करके उसके प्रभाव को रिकॉर्ड कर सके, पहला कारण। दूसरा है कि टू इंश्योर दैट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड लायबिलिटी में बी डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर। और रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन करने में जो होने वाला प्रॉफिट या लॉस है उसे ओल्ड पार्टनर के बीच में डिवाइड किया जा सके, बांटा जा सके। ठीक है, तो इसलिए एडमिशन के समय रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है ताकि एसेट्स और लायबिलिटी में जो रिवैल्यू मतलब उसकी वैल्यू में जो चेंज हुआ है उसको रिकॉर्ड किया जा सके, और साथ ही उसमें होने वाला प्रॉफिट और जो लॉस है उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जा सके ताकि न्यू पार्टनर्स को कोई भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना उठाना पड़े। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, स्टेट द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग on which receipts and payment account is prepared in the case of not for profit organization। तो कहता है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को तैयार करते हैं, वो किस बेसिस के आधार पर अकाउंटिंग करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वो कैश बेसिस के आधार पर अकाउंटिंग करते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन केस ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें और में एक और क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो और में एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यू टू द करंट ईयर इन द बैलेंस शीट ऑफ ए नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो कहता है कि क्या ट्रीटमेंट करोगे अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस मिल जाती है करंट ईयर में, और बैलेंस शीट में नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस शीट में करंट ईयर में अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन मिल जाती है एडवांस में, तो आप उसका क्या ट्रीटमेंट करते हो। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इनको जो एडवांस मिलता है इनके ऊपर लायबिलिटी होता है, करंट ईयर का एडवांस मिलना, एंड में एडवांस मिलना, इनके ऊपर लायबिलिटी होता है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज रिकॉर्डेड ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द करंट बैलेंस शीट। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस को लिखा जाता है। ठीक है, वो भी लायबिलिटी साइड में। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉ ₹9,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो पर्सन दिया है कि कोई पार्टनर है, वो 9,000 रुपये जो है निकालता था, हर क्वार्टर के एंड में निकालता था और पूरे साल उसने निकाला है। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है 6% पर एनम के हिसाब से। तो 9,000 रुपये वो निकाला है, तो क्योंकि क्वार्टर निकाला है तो वो 4 बार तो निकाला होगा, तो हो जाएगा 9 चौक 36,000। अब 36,000 पर उसे 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है। ठीक है, और वो भी देखो उसने मतलब एंड में निकाला है। ठीक है, तो एंड में निकाला है तो हम ड्राइंग वाला पीरियड कैसे लेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग वाला पीरियड लेने के लिए आप ऐसे बांट दीजिए, 1 साल है ना, उसको आप ऐसे बांट दीजिए 4 हिस्सों में। ठीक है, तो 4 हिस्से हो गया।
तो क्वार्टर में हमने क्वार्टर में 3-3 महीने के 4 मतलब बना लिए। तो अब वो हर क्वार्टर के एंड में निकालता है, क्वार्टर मैंने 3 महीने के एंड में। तो पहली ड्राइंग तो उसने 3 महीने बाद एंड में यहाँ की होगी, फिर दूसरी ड्राइंग, फिर तीसरी ड्राइंग और फिर ये आखिरी ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच गए, तो बच गए 9 महीने, और आखिरी ड्राइंग के बाद कोई महीना नहीं बचा। तो 9 + 0/2 ये एवरेज पीरियड निकालते हैं ऐसे। तो भाग देने पे आएगा 4.5, तो यहाँ लिख देंगे 4.5 और बट्टे में 12। अब इसको आप काट पीट के सोल्व कर दीजिए। 12 से कट जाएगा, 12 × 3 = 36, तो 3000, 2 0 से 2 कट गया तो 30 बचा। 30 गुना में 6 180, 180 को 4.5 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 810 रुपये। ठीक है, तो 810 रुपये जो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ए, बी और जो सी हैं वो एक फर्म में पार्टनर्स हैं। ठीक है, ए, बी, सी जो है एक फर्म में पार्टनर्स हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। वो लाभ हानि को 3-2-1 में बांटते हैं। बी डाइड ऑन 1 अप्रैल 2018। तो बी जो है वो 1 अप्रैल 2018 को मर गया है। सन ऑफ बी इज द opinion that he is the rightful owner of his father's share of profit and profit of the firm should be now shared between A and C equally. A does not agree, state the dispute A and C by giving reason. तो पर्सन ये है कि बी मर जाता है, तो जो सी है वो बी का बेटा था, तो वो अपनी राय देता है कि मैं अधिकार रखता हूँ कि मैं अपने पिता के जो भी प्रॉफिट का शेयर है वो मैं लूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि हम प्रॉफिट जो है वो इक्वली बांटें। ठीक है, यानी 3 हिस्से ए के थे, 2 हिस्सा बी का था, 1 हिस्सा सी का था। तो सी का पिता ही बी है और बी मर जाता है, तो सी कहता है पिता के प्रॉफिट का हिस्सा भी मुझे दो। तो 2 और 1 3 मुझे दो, 3 तुम लो। तो बोलता है कि 3:3 में प्रॉफिट को बांटो। तो अब इस झगड़े को ए से एग्री नहीं करता, तो आपको इसे सेटलमेंट करना है और कारण बताना है कि क्या वो सही है। तो उत्तर हो जाएगा कि सी इज़ नॉट करेक्ट। सी जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इन हिज क्लेम, वो अपने दावे पे बिल्कुल ठीक उचित नहीं है। अनलेस एग्रीड, हम उससे ऐसे सहमति कर सकते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर रिमेन सेम एज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ 3:1। तो जैसे मान लो ए, बी, सी अगर 3-2-1 में बांटते थे प्रॉफिट या लॉस, तो अगर बी की मृत्यु हो जाती है तो जो ओल्ड पार्टनर्स बचते हैं वो रिमेनिंग रेशियो में ही, जो बचा हुआ कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं वो रिमेनिंग रेशियो में बांटते हैं, या ओल्ड रेशियो जो बचेगा उसमें बांटते हैं। तो यहाँ पर बी मर गया है तो बी का हिस्सा ये हट जाएगा, तो बी को छोड़ देंगे। तो ए और सी को बांटना चाहिए 3:1 में। तो सही उत्तर हो जाएगा कि 3:1 में ये दोनों अपने शेयर को बांट लें। ठीक है, तो पर्सन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। तो रिस्क माने जोखिम के आधार पर आपको अंतर करना है इक्विटी शेयर में और डिबेंचर में, दोनों में क्या अंतर है। तो इन दोनों में क्या अंतर है ये आपको बताना है रिस्क के आधार पर। ठीक है, तो भाई उत्तर हो जाता है कि जो इक्विटी शेयर होता है इसके अंदर जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। तो लिखेंगे कि शेयर होल्डर फंड, जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं उन्हें शेयर होल्डर बोलते हैं। तो शेयर होल्डर आर एट ए ग्रेटर रिस्क, दे कैन इवन लॉस द अमाउंट इन्वॉल्विंग इन शेयर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो सबसे ज़्यादा जोखिम उठाते हैं, और अगर लॉस हो जाता है उनको उस अमाउंट तक का लॉस हो सकता है जितने शेयर का उन्होंने इन्वेस्ट किया था। और डिबेंचर में क्या होता है कि उनके पैसे सुरक्षित होते हैं और वो रिस्क से फ्री होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा कि डिबेंचर्स, तो लिख देंगे डिबेंचर होल्डर्स आर रिलेटिवली सेफ एंड सिक्योर, डिबेंचर आर ऑलमोस्ट रिस्क फ्री। ठीक है,
तो यानी इसमें खतरा ज़्यादा होता है, इसमें खतरा कम होता है, इनके पैसे सुरक्षित होते हैं, इनके पैसे सुरक्षित नहीं होते हैं। तो यही मतलब अंतर है। अगला है व्हाट इज मींट बाय एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो पर्सन है कि जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, इसका मीनिंग बताना है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मीन्स ऑप्शन granted by the company to its employee and employees directors to subscribe the share of company at a price that is lower than the market price, but it is not an obligation on the employees to subscribe for it। तो इसका ये मीनिंग होता है कि जो इस प्लान के तहत क्या होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय के डायरेक्टर को मतलब शेयर जारी करती है, वो भी मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे जारी करती है। बस यही होता है, ठीक है। साथ में हर एम्प्लॉय पे ये जिम्मेदारी या उनका ऊपर ये बोझ नहीं डाला जाता कि वो कंपनी के इस प्रकार के शेयर को वो सब्सक्राइब करें यानी वो खरीदें, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है।